18वीं सदी की वो कुर्सी काफ़ी मजबूत थी। उसमें की गई कारीगरी भी कमाल की थी कि जो भी देखे वो मुग्ध हो जाए। इस वक्त वो एक आलीशान घर के कमरे में सजी हुई थी, जिसका मालिक शायद अभी अभी उसे किसी नीलामी से खरीद कर लाया था। उसे अपने ऊपर काफ़ी फक्र हो रहा था कि उसने इस चेयर को खरीद लिया, जिसे पाने के लिए कई लोग मचल रहे थे। और वो फिर तो क्या, बहुत पुरानी 18वीं सदी की थी, तो लोग तो मचलेंगे ही। उस कुर्सी को लाए हुए उसे कुछ दिन हो गए थे, लेकिन मजाल कि उसने उसमें किसी को बैठने दिया हो। कई दिन तक तो उसने उस कुर्सी को एक शोकेश के तौर पर बस सजा कर रखा था। घर पर आने जाने वाले लोगों को बड़े ही घमंड से वो दिखाया करता था। ना किसी को बैठने देता और ना ही खुद बैठता था। उसे उस कुर्सी को निहारते हुए देखना काफ़ी पसंद था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उस वक्त उसका वो आलीशान घर पूरी तरह से खाली था। और इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोर उसके घर में घुस आए और अपनी चोरी का सामान तलाश करने लगे। तभी उन चोरों की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी और जैसा कि होना था, उस कुर्सी को देखकर वो चोर भी मुग्ध हो गए और उनकी भी नीयत पलट गई। उस कुर्सी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था, सो उन्होंने पूरा मन बना लिया कि वो इसे भी लेकर चलेंगे। वो लोग जब उस कुर्सी को उठाने लगे तो कुर्सी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान तो हुए और फिर ये सोचकर कि शायद पुराने ज़माने की है और भारी भी, ये सोचकर उन्होंने रहने दिया। लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा, कुर्सी ले नहीं जा सकते तो क्या, इसमें कम से कम बैठ कर तो देख ही सकते हैं। देखे तो बैठ कर कैसा लगता है, इस कुर्सी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हुए उनमें से एक उस कुर्सी पर आराम से बैठ गया। वो कुर्सी आगे पीछे होती थी। उसमें बैठते ही काफ़ी सुकून सा मिलने लगा उसे। और फिर वो अपनी आंखें मूंदने लगा कि उसके दूसरे दोस्त ने अचानक से उसे धक्का देकर उठाया और खुद भी वो उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों उस कुर्सी को निहारते रहे, उसमें बैठे। उसके बाद कुछ चीज़ें चोरी करने के बाद वो दोनों चलते बने। जब उस घर का मालिक आया तो पाया कि उसके घर पर चोरी हो चुकी थी। उसने इसकी शिकायत भी की और जल्दी उन चोरों का पता भी चल गया और बताए अनुसार पुलिस भी उस पते की ओर चल पड़ी। उन्हें उनका घर मिल गया। वो उनके घर के दरवाजे के एकदम करीब थे और जैसे ही पुलिस ने उन चोरों का घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का जो नज़ारा था वो देखकर उस मकान मालिक के साथ साथ पुलिस भी हैरान थे। वो दोनों चोर जिन्होंने चोरी की थी, वो दोनों इस वक्त फर्श पर मरे हुए पड़े थे और बहुत ही अजीब तरीके से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हुए पड़े थे। दोनों की आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। बड़े अजीब तरीके से वो दोनों मृत पाए गए थे। ये देखकर पुलिस को बड़ा ही अजीब लगा। आसपास कुछ भी सुराग नहीं मिला और ना ही कोई वजह। खैर, मामला जल्दी ही खत्म हो गया। काफ़ी दिन तक वो कुर्सी उस घर की शान बढ़ाती रही और उस घर का मालिक भी बड़ा ही अकड़ता रहा उस कुर्सी के लिए। आखिरकार उसने भी एक दिन अपना मन बना ही लिया उस कुर्सी पर बैठने का। वो बैठा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे बड़ा सुकून सा लगा और उस कुर्सी पर बैठते ही उसकी नींद लग गई। इस वक्त ज़ोर ज़ोर से घर की बेल बज रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था
शायद बाहर उस आदमी से मिलने के लिए उसका कोई दोस्त आया हुआ था। काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने उसे फ़ोन किया और उसका फ़ोन भी उसने नहीं उठाया, तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने सिक्योरिटी की मदद से दरवाज़ा तोड़ने का तय किया। दरवाज़ा तोड़कर वो घर के अंदर घुसा। काफ़ी छानबीन करने के बाद वो ऊपर रूम की तरफ गया जो उसके दोस्त का रूम था, और जैसे ही वो रूम में गया सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका दोस्त नीचे ज़मीन पर अजीबोगरीब तरीके से पड़ा हुआ था। वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन वो मर चुका था और उसके बाजू में कुर्सी भी रखी हुई थी। उसका दोस्त ये सब देखकर काफ़ी चकित रह गया। कुछ दिन बाद वो कुर्सी उस घर में वैसी ही पड़ी रही। तब उसके दोस्त को एक बात मालूम पड़ी कि कुछ दिन पहले चोर भी इस घर में आए थे और वो लोग भी कुछ इसी तरह से मरे पाए गए थे। उसे इस बात की भनक लगी तो उसने थोड़ी छानबीन करने की ठानी, क्योंकि सबकी मौत लगभग एक ही तरीके से हुई थी और ये काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए उसने उसका कारण जानना चाहा। वजह जानते जानते उसे उस नई चेयर के बारे में पता चला जो कि उसका दोस्त कुछ महीने पहले ही अपने घर पर लेकर आया था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि जब वो मरा हुआ था तब वो कुर्सी उसके बाजू में ही थी। इसलिए उसने उस कुर्सी के बारे में पता लगाने का तय किया और काफ़ी पता लगाने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां वो उस कुर्सी के नीलामी में रखी गई थी। वहां पर पता करके उसे मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने भी किसी जगह से खरीदा था, लेकिन उसे काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा उस कुर्सी से महसूस हो रहे थे। इसलिए उसने उसे बेचने का फैसला किया। उसके उस दोस्त ने काफ़ी पता लगाया और काफ़ी खोजने के बाद उसे एक व्यक्ति के द्वारा पता चला कि उस कुर्सी का इतिहास काफ़ी पुराना है और जिसकी भी कुर्सी थी उसका घर जब उसके मरने के बाद काफ़ी सालों के बाद बिकने लगा तो घर खरीदने वाले ने सबसे पहले इस कुर्सी को ही अपने पास रख लिया। तब से कुर्सी ना जाने कितने लोगों के पास से गुजरती हुई तब जाकर उसके दोस्त के पास आए थे और फिर उसे मालूम पड़ा वो राज जिसे सुनकर वो सुन्न रह गया। उसे उस व्यक्ति ने बताया कि उस कुर्सी के बारे में वो काफ़ी कुछ जानता था, क्योंकि जो घर बिका हुआ था उस घर के एरिया के पास ही वो रहता था, जो कि अब काफ़ी विकसित हो चुका था। उसने अपने दादाजी से उन सब कहानियों के बारे में सुन रखा था जो बेबुनियाद बिल्कुल भी नहीं थे। उसी के तर्ज पर उसने उस दोस्त को सारी कहानी बतानी शुरू की। ये कुर्सी 18वीं शताब्दी की है जो कि कर्नल जिम मोर्न की थी। 1876 में जिम मोर्न उस समय भारत के किसी पद पर अधीन थे। ये जो कुर्सी है वो उसी की थी। उसे एंटीक चीज़ों का काफ़ी शौक़ था, इसलिए वो हर चीज़ अपने लिए अलग से ही चाहता था। तो वो चाहे पलंग हो या फिर कोई और चीज़, जो भी उसे कारीगरी से बनवा देते हैं, उसी में वो ये कुर्सी भी थी जिसे उसने बनवाया था। लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा उसे इस कुर्सी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इस कुर्सी में जो कारीगरी थी वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि जिसने उस कुर्सी को बनाया उसे भी उसने मार दिया ताकि ऐसी कारीगरी कुर्सी वो किसी और को बनाकर ना दे। वो कुछ मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी था, बस अकेले उस कुर्सी पर दिन भर बैठा ही रहता। उस वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि उसे कुछ और सूझता नहीं था। काफ़ी हद तक वो एक मानसिक रोगी की तरह हो गया था। और एक दिन
उसकी कुर्सी में बैठे बैठे ही मौत हो गई। कहा जाता है कि वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उस कुर्सी में ही रह गई जो कि सबसे उसे प्रिय थी। कई दिन तक वो कुर्सी ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन जब उस कुर्सी पर जो भी बैठे उन सब की बड़ी अजीब तरीके से मौत हो गई थी। सबकी आंखें खुली रहती, मुंह खुले रहते और उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हुए थे, जैसे कि उन्हें काफ़ी घुटन से मारा गया हो और हाथ पैर टेढ़े कर दिए गए हों। जब कुछ लोगों की मौत इस कुर्सी पर बैठने से हुई तो इसके नकारात्मक तथ्यों की जांच की गई। इस कुर्सी को चर्च ले जाया गया और फिर वहाँ काफ़ी निरीक्षण करने के बाद इस कुर्सी को एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस की गई। बाद में ये बताया गया कि उस कुर्सी पर उस कर्नल की आत्मा बस चुकी है, इसलिए जो भी उस कुर्सी में बैठता है वो उन्हें मार देता है। वो उनके मन और दिमाग को भी अनियंत्रित कर देता है, जिससे कि इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और घुटन से तड़पने लगता है, अपने हाथ पैर चलाने लगता है, जिस वजह से उसकी इसी हालत में मौत हो जाती है। इसलिए जो भी आदमी मरता है उसकी आंखें और मुंह खुली रह जाती हैं और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उस कर्नल को वो कुर्सी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई और इस कुर्सी पर बैठे। इसलिए जो भी इस कुर्सी पर बैठने की हिमाकत करता उसकी आत्मा उन सबको बेहद ही निर्दयी तरीके से मार देती। ये सब सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने इस कुर्सी के प्रति डर बैठ गया था और फिर ये कुर्सी कई दिनों तक एक एंटीक शॉप में पड़ी रही। लेकिन साल दर साल और फिर सदियां बीत गई और सब लोग भी इस बात को भूल गए और आज घूम फिर कर इस कुर्सी ने वापस से लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस आदमी को जिसने अपना दोस्त भी उस कुर्सी की वजह से खो दिया था, वो वापस गया और उस कुर्सी को उसने वापस चर्च लेकर गया और वहाँ उसके बारे में बताया। मालूम करने पर पता चला कि उस कुर्सी में अभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसलिए कुछ विधि विधान से उस कुर्सी पर किया गया और फिर उसके बाद कुर्सी को एक म्यूज़ियम में रख दिया गया, लेकिन नीचे नहीं ऊपर लटका कर, ताकि लोग उसके बारे में जानें लेकिन बैठ ना सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सुधीर बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला था। उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। सुधीर पढ़ने में भी अव्वल था, पर लाख कोशिश के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पाई। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। सुधीर के बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अब सुधीर के कंधों पर आ गई थी। कोई भी नौकरी ना लगता देख सुधीर सवारी टेम्पो चलाने का तय किया। सुधीर के ही गांव के कई लोग दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में सवारी टेम्पो चलाते थे और सभी लोग ठीक ठाक ही कमा लेते थे। सुधीर के मन में भी सवारी टेम्पो चलाकर पैसा कमाने का ख्याल आया। अगले ही दिन सुधीर ट्रेन में बैठकर नोएडा पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त राजेश और महेश से हुई। राजेश और महेश पहले से ही वहाँ एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे, तो सुधीर को वहाँ पर रहने की कोई खास परेशानी नहीं हुई। वो भी उन्हीं लोगों के साथ वहीं नोएडा सेक्टर 65 में रहने लगा। अगले दिन राजेश और महेश ने सुधीर को एक सवारी टेम्पो किराए पर दिला दी। टेम्पो मालिक ने सुधीर से कहा, देखो भाई, ऐसा है कि टेम्पो का किराया 200 रुपया है। तुम मुझको 200 रुपया रोज़ देना। उसके बाद तुम जितना भी कमाओ सारा तुम्हारा।
लेकिन हाँ, एक और बात, अगर टेम्पो में कोई खराबी हुई तो वो तुम्ही को बनवाना पड़ेगा। सुधीर टेम्पो मालिक की बात सुनकर राजी हो गया। सुधीर डासना टोल से नोएडा सेक्टर 62 तक अपना सवारी टेम्पो चलाने लगा। पहले दिन सुधीर को लगभग 100 रुपए का फायदा हुआ, जिसको देखकर राजेश और महेश ने सुधीर का हौसला अफजाई किया और कहा, भाई अभी तुम इस काम में नए हो तो तुम्हें लगभग 100 रुपए का फ़ायदा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। हफ्ते 10 दिन बाद से तुम और भी ज़्यादा कमाने लग जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। सुधीर के कंधों पर ये कहकर उन्होंने थप्पी दी। सुधीर के उन कंधों पर बहुत जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहले तो उसे अपना घर चलाना था, साथ ही साथ अपने 2 बहनों की भी शादी करनी थी। तो सुधीर पूरे मन से इस काम में लग गया। समय बीतने लगा। समय के साथ साथ सुधीर के हालत में उतना खास सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन उसके घर की माली हालत कुछ सुधर सी गई थी। एक दिन की बात है, सुधीर डासना टोल पर टैक्स के पास अपनी सवारी टेम्पो लेकर सवारी का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। उस दिन लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके थे, पर कोई भी सवारी सुधीर को मिल नहीं रहे थे। सुधीर बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। तभी एक आदमी सूट बूट पहने हाथ में एक सूटकेस लेकर सुधीर के पास आया और बोला, सुनो, सेक्टर 62 चलोगे क्या? सुधीर की आंखों में खुशी लहराने लगी। सुधीर लगभग हकलाते हुए बोला, जी जी साहब, आइए बैठिए। लेकिन साहब, अब पूरे 80 रुपए लगेंगे। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे 500 रुपये दूंगा, थोड़ा जल्दी चलो। सुधीर खुश होता हुआ तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा कर चल देता है। वो आदमी सुधीर से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से हो? साहब, मेरा नाम सुधीर है, मैं बिहार से हूँ, दरभंगा ज़िले से। सुधीर खुश होते हुए सवारी टेम्पो में लगे आईने से देखते हुए बोलता रहता है। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी फिर से कहता है, वैसे इस समय रात के 10:20 हो रहे हैं। अगर तुम चाहो तो कल से मुझे डासना टोल टैक्स से हर रोज़ 10 बजे ले जा सकते हो, क्योंकि मैं हर रोज़ सेक्टर 62 इसी समय पर जाता हूँ। मैं तुमको हर रोज़ 500 रुपये दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर सुधीर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर भगवान का धन्यवाद करता हुआ टेम्पो चलाता रहा। कुछ देर बाद सुधीर से उस आदमी ने कहा, तुमसे पहले एक दूसरा टेम्पो वाला था, मैं हर रोज़ उसी के साथ जाता था, पर वो कुछ दिन से अपने घर हिसार चला गया। उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है शायद, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो ठीक है, अब ये काम तुम ही कर लेना। मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना। सुधीर ध्यान से देखते हुए बोलता है, जी साहब। तुम कभी भी मेरी किसी भी बात का विरोध मत करना, और साथ ही साथ एक ख़ास बात मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो तुम्हारी दाढ़ी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, इसको कभी भी कटवाना नहीं। वैसे तो डासना टोल टैक्स के पास कई टेम्पो वाले थे, पर मुझे तुम्हारी दाढ़ी ने तुम्हारी ओर आकर्षित किया। ये बात सुनकर सुधीर हंसते हुए बोला, ठीक है साहब, मैं कभी दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, यहीं रोक लो। सुधीर ने सवारी टेम्पो रोक दिया। वो आदमी अपना सूटकेस लेकर उतरा और जहाँ पर बैठा था वहीं पर 500 रुपये का नोट रखकर चला गया। सुधीर बहुत खुश हुआ। वो अब हर रोज़ उस आदमी को रात के 10 बजे डासना टोल टैक्स से अपनी सवारी गाड़ी पर बैठाता था और नोएडा सेक्टर 62 पर उतार देता, और रोज़ की तरह वो आदमी 500 रुपये का नोट सुधीर की पीछे वाली सीट पर रखकर चला जाता।
कभी कभी सुधीर उससे अपनी कोई भी मजबूरी बताता तो वो आदमी उस सीट पर सुधीर के हिसाब से और भी ज़्यादा पैसे रख देता और सेक्टर 62 पर ही उतर जाता था। धीरे धीरे सुधीर की आमदनी काफ़ी बढ़ने लगी थी। उसने एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया और उसे गांव में ही एक ड्राइवर से चलवाने लगा, मगर खुद टेम्पो चालक ही बना रहा। मानो सुधीर वो सवारी टेम्पो सिर्फ उस आदमी के लिए ही चलाता था। लगभग 2 साल बीत चुके थे। सुधीर की गिनती उस समय बड़े बड़े लोगों में होने लगे थे, पर वो टेम्पो चलाना नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, सुधीर ने उस आदमी से कहा, साहब मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जाऊंगा। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी बोला, जाओ मगर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, लेकिन एक ख़ास बात याद रखना, अपनी दाढ़ी मत बनवाना। और ये लो कुछ रुपए, इस लिफाफे में तुम्हारी बहन की शादी में काम आएंगे। इतना कहते हुए वो आदमी अपना सूटकेस लेकर वहाँ से चला गया। सुधीर ने लिफाफा खोला तो उसमें पूरे 50,000 रुपए थे। अगले ही दिन सुधीर ट्रेन पकड़कर वापस दरभंगा अपने घर आ गया और हंसी खुशी बहन की शादी की तैयारी करने लगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा ये क्या जोगी बाबा जैसे बने हो, जाकर दाढ़ी बनवा लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि लड़की का भाई कैसा है। सुधीर भी माँ की बात में सहमति जताकर दाढ़ी बनवाकर जैसे ही अपने घर पहुँचता है तुरंत ही बेहोश हो जाता है। उसके घर वाले बड़े चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। सुधीर अचानक से बार बार उठता और बार बार बेहोश हो जाता और उठते ही लगभग गुस्साते हुए बोलता, मैंने मना किया था ना मैंने, क्यों मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने मना किया था ना। और फिर ऐसा कहते कहते वापस से वो बेहोश हो जाता। घर वाले उसे कई डॉक्टर्स के पास ले गए, मगर सुधीर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। करीब 1.5 महीने तक किसी तरह इस तरह की बीमारी या फिर ये जो कुछ भी था इससे जूझने के बाद सुधीर मारा गया।